इंडियन टीम ने बिलाखिर रोहित शर्मा को ड्रॉप कर दिया। न्यूज़ यही आई कि रोहित शर्मा ने अपने आप को खुद जो था वो पाँचवें टेस्ट मैच के लिए अपने आप को ऑप्ट आउट किया। अपने आप को कहा कि मैं नहीं खेल रहा। तो अनाउंसमेंट ये आई कि उन्हें रेस्ट दिया गया है, लेकिन हकीकत यही है कि वो ड्रॉप ही हुए हैं। जैसे बाबर आजम को पाकिस्तानी टीम से ड्रॉप ही किया गया था, वो नाम रेस्ट का दिया गया था। बिलाल साहब, आप क्या समझते हैं, ये सही फैसला है, गलत फैसला है, ये ऑन द कार्ड्स था या ये नहीं होना चाहिए था? आप क्या देखते हैं? ऑन द कार्ड्स तो था ये फैसला, लेकिन मेरे ख्याल से ये अब लास्ट मैच था, इनको खिला लेना चाहिए था। अगर वही एज ए कैप्टन आपकी पूरे WTC साइकिल के अंदर वो कैप्टन रहे हैं तो आप उनको कैरी फॉरवर्ड आपको करना चाहिए था। अब अंदर ड्रेसिंग रूम के अंदर से भी काफ़ी खबरें आ रही हैं, काफ़ी उधर लड़ाइयाँ हुई हैं और काफ़ी अनसेटल्ड माहौल है वहाँ पे, जिसका नुकसान ऑब्वियसली इंडियन टीम को होगा। पिच पे उसके असरात आपको नज़र आएंगे और इस तरह के डिसीजंस होते भी आपको नज़र आएंगे। रोहित शर्मा एक लेजेंडरी प्लेयर हैं, वनडे T20 में तो उनका कोई का मुकाबला नहीं है। टेस्ट में हाँ उस लेवल पे इतने अच्छे प्लेयर्स नहीं हैं, लेकिन उधर भी उनकी कुछ ना कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस आई हुई हैं। लेकिन ये अकेले तो नहीं मेरे ख्याल से इतनी बुरी परफॉर्मेंस दे रहे थे, और भी बड़े प्लेयर्स थे इनके साथ जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। बट जो है वो है, मेरे ख्याल से इनको एक चांस देना चाहिए था ताकि वो कुछ प्रूव कर पाते। और मैंने ये देखा है रोहित और विराट में अच्छी बात तो यही है कि ये कम बैक करने की कोशिश करते हैं अपनी टीम के लिए, और टीम के लिए कुछ ना कुछ रन बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आप 2024 का T20 वर्ल्ड कप देखेंगे, उसमें आपको रोहित शर्मा एक डिफरेंट टच में ही आपको नजर आएंगे कि बहुत ज़्यादा फोकस थे कि भाई हमने जीतना है। इवन आपको 2023 की ODI वर्ल्ड कप में भी आपको वो वैसे ही नजर आए। अनफॉर्चुनेटली वो फाइनल नहीं जीत पाए, बट कहीं ना कहीं उनका इम्पैक्ट फैक्टर तो होता ही है, जो अब मेरे ख्याल से शायद फाइनल टेस्ट में मिस करेगी इंडिया। देखते हैं उसका रिजल्ट आगे क्या निकलता है। रोहित शर्मा का ये फैसला कि उनको ड्रॉप किया गया है या रेस्ट दिया गया है, इसको आप क्या कहते हैं? ये ड्रॉप है या ये रेस्ट है? ड्रॉप ही है, फॉर्म नहीं लगी हुई थी, रन्स भी नहीं आ रहे थे, इसलिए ड्रॉप ही है। लेकिन जाहिर सी बात है वो मीडिया में इतनी बातें नहीं उछालना चाहते। पहले ही काफ़ी ज़्यादा चीज़ें और काफ़ी बातें निकल रही हैं मीडिया पर्सनैलिटीज़ की तरफ से, और काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इस चीज़ को मिल्क भी कर रहे हैं कि क्या हो गया ऐसा। क्योंकि ऑन पेपर तो मुझे इंडिया की टीम बेहतरीन लगती है ऑस्ट्रेलिया से, बट वो उस तरह से अपनी जो प्लान्स है उनको एग्जीक्यूट नहीं कर पाई। डैट इज़ वाई आई थिंक कुछ चीज़ों को छुपाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। ये बिल्कुल बात यहाँ पे समझ से बाहर है कि इंडियन टीम, जो कि अगर हम कंपैरिजन करें उनका ऑन पेपर, तो वो ऑस्ट्रेलिया से बेहतर दिखाई देगी। और आप अगर राइट फ्रॉम द नंबर 1 अगर आप कंपैरिजन करना शुरू करें तो पहले 7 से लेकर पहले 8 तक आपको इंडियन टीम बेहतर दिखाई देगी। प्लेयर्स की अगर बात करें, अगर आप जसप्रीत बुमराह को सपोज नंबर 8 पे रखते हैं तो आपको जो शुरू के जो टॉप 8 हैं वो इंडिया के ही बेहतर दिखाई देंगे। जायसवाल आपको बेहतर दिखाई देंगे, आपको KL राहुल बेहतर दिखाई देंगे, गिल हो गए, या चलो रोहित शर्मा बेहतर दिखाई देंगे, विराट कोहली बेहतर दिखाई देंगे। आपको नंबर 5 पे ऋषभ पंत हैं, वो उनके नंबर 5 से बेहतर दिखाई देंगे। आपको शायद जडेजा उनके नंबर 6 से बेहतर दिखाई दें। और इवन तो आपको नीतीश कुमार रेड्डी जो कि नए आए हैं, लेकिन शायद वो आपको ज़्यादा बेहतर दिखाई दें उनके किसी नंबर 7 से। और नंबर 8 पे तो जसप्रीत बुमराह, वो तो ऑब्वियसली ओवरऑल सबसे बेस्ट हैं यहाँ पे। तो सिर्फ नंबर 9, 10, 11 पे आप कह सकते हैं कि जो सिराज हो गए, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, चलो इनसे ज़्यादा अच्छे खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में मौजूद थे। पर जो उनके बैटिंग और उनके जो ऑलराउंडर हैं वो टॉप कर रहे थे। तो आप क्या समझते हैं कि कमज़ोर टीम के बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने कैसे हमला किया भारत पे? भारत पे कुछ प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि वो एक न्यूजीलैंड 3-0 से हार के आ रहे थे। एक WTC का प्रेशर था, दूसरा कुछ मीडिया में काफ़ी चीज़ें उठी थी। रोहित पहला टेस्ट नहीं खेले, वापस है तो टीम हारना शुरू हो गई, चीज़ें काफ़ी इनके लिए नेगेटिव साइड पे जाना शुरू हो गई। दूसरा ऑस्ट्रेलिया ने भी अच्छा कमबैक किया। ऑस्ट्रेलिया ने को पता था अपनी बैटिंग से तो हम कुछ शायद ज़्यादा ना कर पाएँ, उन्होंने अपने बॉलिंग से इनको फुल टारगेट करने की कोशिश की है और इनको कोशिश की जल्द से जल्द आउट करें। उसका नतीजा ये हुआ कि फिलहाल वो 2-1 से सीरीज़ लीड कर रहे हैं। आखिरी टेस्ट तो अभी भी ओपन है, वो भी किसी साइड पर भी जा सकता है, लेकिन हम अभी भी ये नहीं कह सकते इंडिया ने फाइट नहीं दी। इंडिया ने हर मैच में उनको बसाने की पूरी कोशिश की है। शायद सेकंड जो पिंक बॉल टेस्ट है वो इंडिया इतना खेलता ही भी नहीं है, शायद इस वजह से उसमें थोड़ा वो अच्छे नज़र नहीं आए, लेकिन हर रेड बॉल टेस्ट के अंदर उन्होंने कहीं ना कहीं उनको फंसाने की पूरी कोशिश की है। बिल्कुल ऐसे ही है, इंडिया ने हर मैच के अंदर उनको फंसाने की भरपूर कोशिश की है। और ये भी जो आखिरी मैच है फंसा हुआ है। इस मैच के अंदर अभी तक अगर देखा जाए तो दोनों टीमों का काफ़ी हद तक मामला बराबर है। इंडिया की टीम 185 पे ऑल आउट हो गई, लेकिन उन्होंने भी जवाबी वार करते हुए ऑस्ट्रेलिया को भी 181 पे आउट करके 4 रन्स की लीड भी हासिल कर ली। अब इंडिया की टीम सेकंड बैटिंग जब कर रही है
तो 141 पे उनके 6 खिलाड़ी आउट हैं, 145 की लीड हो चुकी। क्या समझते हैं ये टेस्ट कहाँ तक जाएगा? क्या इंडिया के पास चांस है? जी चांस है। बुमराह एक बहुत बड़े फैक्टर होंगे क्योंकि बुमराह की इंजरी हुई है, तो शोल्डर इंजरी है आई थिंक उनकी, तो आई थिंक शायद वो मुश्किल ही कर सकें। अगर बुमराह के बगैर क्या टारगेट होना चाहिए, बुमराह के साथ क्या टारगेट होना चाहिए, ये भी मैटर करता है। अगर बुमराह होते हैं टीम के अंदर, मेरे ख्याल से 180 190 पे भी इंडिया पास आ सकती है। लेकिन अगर बुमराह नहीं है तो इनको 230 240 करना पड़ेगा अगर मैच में कुछ ना कुछ करना है। तो मेरे ख्याल से तो लेट्स सी क्या बनता है। होपफुली मेरे ख्याल से कल एटलीस्ट मैच रैप अप हो जाएगा। मुझे इंटरनल फीलिंग तो यही है, कल मैच का रिजल्ट लाजमी निकल आएगा। भारतीय मशहूर सहाफ़ी और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता ने बहुत ज़्यादा बात की है रोहित शर्मा और विराट कोहली से मुतल्लिक। कहीं ना कहीं वो रोहित शर्मा के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए दिखाई दिए और कहीं ना कहीं वो विराट कोहली के लिए काफ़ी हार्ड लाइंस इस्तेमाल करते हुए दिखाई दिए। नॉर्मली बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, बहुत ही रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट हैं, लेकिन यहाँ पर ये बात आती है कि उन्होंने दोनों खिलाड़ियों को तनकीद की, वीडियो बनाई और काफ़ी ज़्यादा वो बात भी कर रहे हैं। यही बात वो करते हैं कि आपको आखिर एक ना एक दिन टाइम आपका आना था और अब वो टाइम लगता है कि वो आ गया है। तो आप क्या समझते हैं कि विक्रांत गुप्ता की आप बात से कितना एग्री करते हैं कि इन दोनों खिलाड़ियों का, रोहित और विराट का टाइम आ चुका है रेड बॉल में, अब इनके मुस्तकबिल को जो है ना अब मज़ीद आगे नहीं किया जा सकता? इंडिया ने आगे 5 टेस्ट मैच खेलने हैं जून 2025 में इंग्लैंड जाकर। तो क्या आप रोहित, विराट या इसमें से किसी एक खिलाड़ी को इंग्लैंड जाता हुआ देख रहे हैं 6 महीने बाद? मैं तो विराट को जाता हुआ देख रहा हूँ। उसकी लास्ट टाइम भी इंग्लैंड में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आई है, भी ये सीरीज़ 2 ऑल ड्रॉ करके आए थे जो। तो विराट की 2014 में जब वो इंग्लैंड गए तब फंसे थे, लेकिन उसके बाद 2018 और 2022-21 के अंदर उन्होंने अपने आप को प्रूव करके दिखाया है कि वो हर कंट्री में परफॉर्म कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से ये आखिरी साइकिल है अभी विराट कोहली के पास मौजूद, वो 2027 तक खेल सकते हैं ओडीआई भी और मेरे ख्याल से टेस्ट क्रिकेट भी। तो मेरे ख्याल से उनका प्लान भी यही होगा कि 2-2.5 साल के अंदर अपनी फॉर्म को वो कोशिश करेंगे जल्द से जल्द रिगेन करें, 50s एटलीस्ट आना शुरू हों, ताकि वो उनका अपनी जो प्लेस है वो सीमेंट करने की कोशिश करें रखें। लेकिन अगर अब काफ़ी बारियां निकल चुकी हैं और अगर 10-15 बारियां और निकल गई इस तरह विराट कोहली की विदाउट गेटिंग सम रन्स ऑन द बोर्ड, तो चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएंगी उनके लिए। फिर कम बैक करना उनके लिए इतना आसान नहीं होगा, ना उनके पास इतना टाइम है कि वो कम बैक के लिए दोबारा आ जाएँ, डोमेस्टिक में जाके परफॉर्म करके आएँ। इतना टाइम उनके पास बचा भी है। अगर अब वो कहीं ड्रॉप हुए, वहाँ उनका मामला मुझे ख़त्म होता भी नज़र आ रहा है। विराट कोहली से मुतल्लिक एक और ख़बर आई है कि मिस्टर फिक्सिट दोबारा कप्तानी चाहता है। इंडियन मीडिया पे, सोशल मीडिया पे बहुत ही कोहराम मचा हुआ है, बहुत ज़्यादा इस वजह से बातें हो रही हैं कि मिस्टर फिक्सिट ने दोबारा कप्तानी की ख्वाहिश का इजहार किया। स्पोर्ट्स यारी ने और स्पोर्ट्स तक ने, जो विक्रांत गुप्ता का चैनल है, स्पोर्ट्स यारी तो उनका एक राइवल चैनल है, तो वहाँ पे भी ये काफ़ी बातें हुई। और इसके अलावा जो इंडिया के अपने जो न्यूज़ चैनल्स हैं, आज तक हो गया, इंडिया टुडे हो गया, स्पोर्ट्स टुडे और आज तक के हवाले से और टाइम्स ऑफ इंडिया, मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर ये बातें आई हैं कि कोई मिस्टर फिक्सिट है टीम के अंदर जो कप्तानी चाहता है। तो विक्रांत गुप्ता के शो पे उनका जो लाइव डिस्कशन में बहुत ज़्यादा इशारातन दबे अल्फाज में ये बात की गई कि विराट कोहली वो मिस्टर फिक्सिट हैं जो दोबारा कप्तानी चाहते हैं। आपकी इस सवाल से क्या राय है? कौन है मिस्टर फिक्सिट और क्या विराट कोहली दोबारा कप्तानी चाहते हैं टेस्ट की ख़ास तौर पे? आई थिंक विराट कोहली जितने बड़े स्टेचर का प्लेयर है, वो इस तरह की चीज़ों में आई डोंट थिंक सो इतना पढ़ता होगा अब कि क्या है। अगर चाहते होते तो वो पहले भी ले सकते थे कप्तानी या कुछ कह सकते थे। हाँ, अगर आप डिज़र्विंग बंदे की बात करें तो एटलीस्ट टेस्ट के अंदर अगर आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, होम अवे सेना कंट्रीज में देख लें, तो विराट कोहली से बेटर टेस्ट कैप्टन इंडिया के पास नहीं आया है अभी तक कोई, और आई डोंट थिंक सो कोई इतनी जल्दी आने भी वाला है। तो अगर उनको देंगे, या चलें आप टेस्ट सीरीज़ के अंदर 2 साल का आपको टाइम देते हैं, 2025 से 27 का जो साइकिल है, इसमें अगर आप हमें WTC निकाल के देते हैं तो क्या ही बात है, आप भी अपने हाई पे रिटायर हों, उसके बाद इंडिया को भी उससे फ़ायदा होगा। तो मेरे ख्याल से तो अगर इंडिया उनको टेस्ट के अंदर रेड बॉल के अंदर अगर कैप्टनसी दे देती है तो उसमें कोई मज़ाइका नहीं है, उनको कप्तान बनाए, परफॉर्म करवाएं। क्योंकि बुमराह अगर आपको एज ए कैप्टन टेस्ट मैच का देख रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो वो सारे मैच खेल पाएंगे टेस्ट के, क्योंकि उनकी फिटनेस इतनी ज़्यादा नहीं देती है। अभी देख लें आप 5 टेस्ट
में उन्होंने इतने ओवर्स करवाए, 150 प्लस ओवर्स करवा चुके हुए हैं 5 टेस्ट के अंदर, और अब उनकी जो बॉडी है वो अब जवाब देना शुरू हो गई हुई है। उनको भी रेस्ट चाहिए, वो भी ज़ाहिर सी बात है इंजरी के बाद आए थे, बैक इंजरी के बाद, उसके बाद काफ़ी अच्छे से टीम में इंटीग्रेट हुए, टीम के लिए परफॉर्म किया। और बुमराह जैसा बॉलर अभी भी आजकल की दुनिया में किसी टीम के पास मौजूद नहीं है, तो उनको हर मैच, हर टेस्ट मैच खिला के साथ कप्तानी का प्रेशर डाल के उनको तोड़ने की बजाय बेहतर है कि विराट कोहली को कप्तानी दी जाए। वो कुछ ना कुछ प्रूफ भी करना चाहते हैं और मेरे ख्याल से शायद चीज़ें बेहतर भी होंगी। इन रेड बॉल अगर विराट कोहली को बना भी दे देते हैं मिस्टर फिक्स्ड, या जो जैसी मर्जी बातें आती जाएं, इंडिया के लिए मेरे ख्याल से बेहतरी ही होगी। सही। तो आप इस चीज़ को यानी कि सपोर्ट करते हैं कि अगर विराट कोहली को दोबारा कप्तान बनाया बिल्कुल, जाए, रेड बॉल में तो मैं उनको फुल सपोर्ट कर नहीं है, आप समझ सकते हैं। लेकिन मेरा जो अगला सवाल था वो आपकी सराय की वजह से शायद थोड़ा सा वो डिस्ट्रॉय हो गया। मेरा अगला क्वेश्चन ये था कि इंडिया का अब नेक्स्ट कप्तान किसको होना चाहिए, जसप्रीत बुमराह या फिर ऋषभ पंत, या कहीं आप लॉन्ग टर्म में यशस्वी जायसवाल को भी कप्तानी के रूप में देख रहे हैं? मेरे ख्याल से जो है ऋषभ पंत भी एक मतलब इम्पैक्ट प्लेयर हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे प्लेयर हैं कि जिनको आप टेस्ट के अंदर कप्तानी दे सकेंगे। वाइट बॉल में शायद आप दे दें, टेस्ट में उन्हें कप्तान बनाना मेरी अभी समझ से बाहर है। बुमराह की मैंने आपको बात पहले क्लियर कर दी, क्या वो सारे टेस्ट मैच उनको खेलने चाहिए? उसका फिर ये है ना कि आप जसप्रीत बुमराह को टेस्ट मैचेस के लिए रख लें कि वो ओडी वाइट बॉल क्रिकेट में सिर्फ इम्पोर्टेंट गेम्स में जो है ना वो, लेकिन वो ऐसा भी नहीं हो सकता ना। ये ऑस्ट्रेलिया थोड़ा जो इस तरह करेगी, उनको वाइट बॉल में भी उतनी ही ज़रूरत है और वाइट बॉल में वो खेलेंगे ही, ऐसा नहीं हो सकता। उनको कुछ ना कुछ टेस्ट में कुछ भी खेलनी होती है, वो तो लाजमी खेलनी है। तो मेरे ख्याल से गिल या जायसवाल में किसी को रेडी करें, अभी नहीं। विराट कोहली को अभी कप्तानी दें और उनके अंदर लीडरशिप उनको रेडी करे, उनको वो ग्रूम करे, और 2 साल के अंदर इंडिया को अपना एक नया कैप्टन दे के जाए विराट कोहली। ठीक हो गया। अगला मेरा सवाल ये है कि शुभमन गिल, जिसको मुख्तलिफ भारतीय स्पोर्ट्स चैनल पर इस वक्त जो है ना वो घंटे का प्रिंस कहा जा रहा है, घंटे का किंग के बाद अब अगली जो टर्मिनोलॉजी सोशल मीडिया पे इस वक्त जो ट्रेंड कर रही है वो है घंटे का प्रिंस। तो शुभमन गिल उर्फ प्रिंस ने, जो आईपीएल में जिनको प्रिंस कहा जाता है, लेकिन बड़ी आपको जानकर हैरत होगी कि उनके सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो इंडिया के अंदर हैं। सेना कंट्री में वो स्ट्रगल करते हैं, हालांकि 2021 में ऑस्ट्रेलिया में 91 की शानदार बारी खेली थी, लेकिन हमेशा स्ट्रगल करते दिखाई दिए। उसके बाद टेस्ट एवरेज 30s के अंदर है। तो शुभमन गिल और केएल राहुल, जो दोनों टेक्निकली साउंड प्लेयर हैं, एलिगेंट प्लेयर हैं, लंबे कद के हैं, तो टॉल हैं, एलिगेंट हैं, स्टाइलिश हैं, टेक्निक बहुत सॉलिड है, लेकिन इनकी टेस्ट बैटिंग एवरेज 30s के अंदर है। तो ये क्या वजह है, इसके ऊपर कुछ बात करें, और क्या इन दोनों खिलाड़ियों में इतनी वो सलाहियत है, ख़ास तौर पर शुभमन गिल में, कि आगे चल के वो टीम इंडिया के ऑल फॉर्मेट कैप्टन बन सके? पहले आप बताइएगा कि इतने बासलाहियत होने के बावजूद इनकी टेस्ट की बैटिंग एवरेज कम क्यों है? टेस्ट की बैटिंग एवरेज कम होने की 2-3 वजूहात हैं। एक तो इंडिया में सिर्फ स्पिनिंग ट्रैक ज़्यादा बनाते हैं ये, तो स्पिनिंग ट्रैक बना रहे तो ज़्यादा बिग स्कोरिंग मैचेस नहीं इनको देखने को मिलते, कई दफ़ा कोलैप्स भी हो जाता है। तो डैट इज़, और सेना कंट्रीज़ में उस तरह से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। मे बी वो किसी और छोटी कंट्री का टूर करे, वहाँ आहिस्ता आहिस्ता कुछ अपना रिकॉर्ड बेहतर कर पाएँ। लेकिन अब जाहिर सी बात है, साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में से तो आप इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते वहाँ इतनी जल्दी जाके वो बड़ा स्कोर बनाएंगे। लेकिन मसला उनको ये आ रहा है, टेस्ट के अंदर वो होम के अंदर भी बड़ा स्कोर नहीं बना पा रहे, क्योंकि टर्निंग विकेट्स हैं। क्योंकि आपने देखा कि इंग्लैंड के अंदर, जब इंग्लैंड आई है इंडिया में, 5 टेस्ट मैच थे, तो यशस्वी जायसवाल ने तोड़ के रख दिया। 2 डबल सेंचुरियां की, 1 डबल सेंचुरी में 12 छक्के मारे, 1 में 7 छक्के मैं वही कहना चाहूँगा। लेकिन शुभमन गिल, केएल राहुल नहीं चल सके वहाँ पे, क्योंकि इनका स्पिन भी उतना, जो स्पिन को खेलने का भी जो इनका तरीका है और जिनकी टेक्निक है उस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं है, या डिफेंस उस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं है। बेसिकली मैं डिफेंस पे बात करूँगा कि इनकी डिफेंस उस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये स्पिनिंग विकेट्स पे भी सर्वाइव कर सकें बहुत ज़्यादा देर। तो ये इनके कुछ मसले मसाइल हैं। शुभमन गिल के लिए बेस्ट फॉर्मेट ओडीआई ही है, वो ओडीआई के लिए ही बना है। उसकी जो क्या नाम लेते हैं बारी लेने का तरीका है और उसकी इनिंग बिल्ड करने का तरीका है, वो ओडीआई को ही सपोर्ट करता है, ना वो टी20 को उस तरह से सपोर्ट करता है। अगर आप कहें गिल एक टी20 प्लेयर है, मैं तो वो भी नहीं मानता कि गिल एक टी20 प्लेयर है। गिल एक ओडीआई के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, जिस तरह बाबर आजम ओडीआई की एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं। टेस्ट टी20 में वो बहुत अच्छे खिलाड़ी नहीं है। मेरे ख्याल से गिल भी उसी तरफ ही जा रहे हैं, ओडीआई के वो बेहतरीन खिलाड़ी होंगे। मुझे नहीं लगता कि वो टेस्ट और टी20 के अंदर उनके लिए कम बैक करना इतना आसान नहीं होगा।
और केएल राहुल के बारे में मैं क्या बात करूँ, आई थिंक आपसे पहले भी इधर बैठ के इसी जगह पे यही बात की थी कि टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है, मेंटली बहुत वीक हैं, इस वजह से उनके ये जो आपके स्टैट्स और रिजल्ट आपके सामने नज़र आते हैं आपको। बिल्कुल इसी तरह अगला क्वेश्चन ये है कि क्या शुभमन गिल को आप इंडिया का ऑल फॉर्मेट कैप्टन देखते हैं 2027 के बाद? 2031 में इंडिया में वर्ल्ड कप होगा, क्या शुभमन गिल उस वर्ल्ड कप में कप्तानी करते अभी वो इस चीज़ से बहुत दूर है, इसलिए क्योंकि फ्यूचर कैप्टन फिर वहां पे ही जाएंगे ना, अभी 2027 तक तो उनका चांस नहीं है। 2027 तक इनको कोशिश करनी चाहिए अपने आप को ऑल 3 फॉर्मेट के पहले प्लेयर तो बना लें। मेरा सबसे पहले ये सवाल है। चलूं, ये टेस्ट भी खेल रहे हैं, ओडीआई में तो हैं ही बेस्ट प्लेयर, इनका T20 का भी 149 का 148 का स्ट्राइक रेट है, 100 भी है T20। मुझे पता है सारा कुछ है, लेकिन जितना कंपटीशन इंडिया में है इस टाइम पे, तो इनको पहले तीनों फॉर्मेट अपनी जगह पक्की करनी पड़ेगी। अभी आपको रोहित शर्मा ने इनको टेस्ट मैचेस से निकाल दिया कि इनकी जगह वापस इन्होंने तब भी परफॉर्म नहीं किया, तो इनकी जगह भी टेस्ट में और T20 दोनों में भी पक्की नहीं है। इनको ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी इनको। यशस्वी जायसवाल का फ्यूचर क्या देखते हैं, क्या वो आपको ऑल फॉर्मेट कप्तान दिखाई देते हैं? वो तो मुझे, अगर जितनी गिल को बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा हाइप मिल गई, मेरे ख्याल से ये भी उसके लिए एक नुकसानदेह चीज़ होगी। अगर वो ये जायसवाल को उस तरफ ना लेके जाएं, उसको सिर्फ अभी उसको सिर्फ बिल्ड करें और उसको आहिस्ता आहिस्ता उसको स्टारडम दें, तो फिर ही मेरे ख्याल से जायसवाल जो है वो इंडिया के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं। ऑल फॉर्मेट प्लेयर हैं, अभी उनका जो बेस्ट फॉर्मेट मुझे लगता है उनका ODI होगा, उसमें तो उनको खेलने का मौका ही नहीं मिला। तो वो एक मेरे ख्याल से उन्होंने अपने आप को हर जगह इंडिया के अंदर उन्होंने अपने आप को प्रूव किया, इंडिया से बाहर जाके भी प्रूव किया। T20 और वनडे में उतने चांस नहीं है भी मिले, अगर फ्यूचर में देखिएगा अगर उधर भी मिले तो वहाँ भी वो परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल। चलें जी, इसके साथ ही हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय का इज़हार करें। तो थैंक यू सो मच, खुदा हाफ़िज़। अल्लाह।